सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने सभी दर्शकों का सादर नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं इकलौता डिबेट का शो है, ये इकलौता बहस का शो है देश की बहस, जिसमें हम बड़े बड़े पैनलिस्टों के साथ, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ आपकी घर बैठे बात कराते हैं। हमारे दर्शक, देश भर से हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे पर एक सार्थक बहस करते हैं। यही नहीं, हमारे कार्यक्रम में किस मुद्दे पर बहस होगी इसको भी हमारे दर्शक ही तय करते हैं। आज किस मुद्दे पर बहस होगी और आपने कौन सा मुद्दा तय किया है, इसको ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। एक बार किसान आंदोलन को फिर से खड़ा करने की तैयारी है। 26 मई को एक देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, इसी से जुड़ा हमारा सवाल था। और आज हमने जो 3 सवाल पूछे थे ग्राफिक्स के जरिए, उसमें सबसे ज्यादा वोट किसान आंदोलन वाले सवाल से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में किसानों को नए सिरे से किसने भड़काया, इसे 77% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ, देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 26 मई को किसान देशव्यापी आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि सरकार या तो उनसे बातचीत करते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे या 26 मई को हम आंदोलन करेंगे। 26 मई को ही किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। मई में ही मोदी सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। हालांकि मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल के पूरा करने का जश्न नहीं मनाया जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन में किसानों ने यह कहकर दिक्कत सरकारों की बढ़ा दी है कि 26 मई को वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इस बीच 1 दर्जन से ज्यादा मुख्य पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी, साथ ही साथ शिवसेना जैसी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, उन तमाम लोगों ने पत्र लिखकर यह कहा, किसान आंदोलन के 26 मई के कार्यक्रम का सपोर्ट किया है और सरकार से यह कहा है कि किसानों से बातचीत करें। सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं, क्या कोरोना काल में ऐसे आंदोलन को नैतिक या राजनीतिक समर्थन देना उचित है? क्या किसानों को इस आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित नहीं कर देना चाहिए? किसान आंदोलन कई कारणों से गलत चर्चा में भी आया है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की क्या अपडेट है और हिसार में क्या कुछ हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। एक तो कोरोना काल और ब्लैक फंगस की महामारी, फिर भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन को धार देने की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसान। 26 मई को ब्लैक डे मनाने के लिए दिल्ली कूच करते किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ किसान नेता सरकार से बातचीत दोबारा चाहते हैं। यहीं से किसानों में खींचतान मची है। जोता करा, फिर जब वे घर जा लिए उसके पीछे तो मुकदमे लिखी थी, तो कौन विश्वास करेगा इनका। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम ये घोषणा करते हैं कि भारतीय किसान भानु का एक भी कोई पदाधिकारी काले दिवस और पीले दिवस में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी ओर 12 विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार को पत्र लिख कृषि कानून वापस लेने का दबाव बनाया, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्षी हमले पर पलटवार किया। तब विपक्ष के उकसावे में आकर तथाकथित किसान नेता जिस तरह का हट कर रहे हैं, यह हट किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी भी न्याय व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। सारे अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस पार्टीज के साथ में मिलकर इसका साथ दे रही है। 6 महीने से आंदोलनकारी किसान लगातार जिद पर अड़े हैं और कोरोना की महामुश्किल दौर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में देश की बहस में चर्चा है कि 26 जनवरी को अभी 4 महीने ही बीते हैं, लेकिन एक बार फिर आंदोलनकारी किसान ब्लैक डे के चक्कर में मुश्किल से काबू आ रहे कोरोना को जिंदा करने पर क्यों आमादा है? क्या विपक्ष और आंदोलनकारी किसान ये महसूस करते हैं? तो सवाल कई सारे हैं। क्या 26 जनवरी को भूल गए जब देश का अपमान और देश का अनादर हुआ था किसान आंदोलन के नाम पर? और हरियाणा समेत, पंजाब समेत, दिल्ली समेत कई पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन है। ऐसे में क्या 26 मई का आंदोलन उचित है? क्या अपने 6 महीने आंदोलन के मनाना उचित है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ गए हैं और मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा जी जुड़ गई हैं। राधिका जी, चूंकि आपका पत्र है इसीलिए पहला सवाल मैं आपसे ही लेता हूं। आज पत्र में सोनिया जी ने जो किसान कानून वापस लेने की बात की और एक तरीके से मौलिक समर्थन दिया। उससे पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं, क्या कोरोना काल में किसानों को 26 मई का आंदोलन उचित है? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब के तमाम विकल्प आपको पता है, मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। मैं सीधे राधिका जी के पास चलता हूं। राधिका जी, एक तरफ सीएम अमरिंदर सिंह जो पंजाब के हैं वो कह रहे हैं कि कृपया किसान आंदोलन न करें। उन्होंने बाकायदा अपील जारी की है क्योंकि पंजाब के देहाती इलाकों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। सोनिया जी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो क्या अमरिंदर सिंह जी और सोनिया जी अलग अलग भाषा बोल रहे हैं? क्या आपकी राज्य सरकार और केंद्र का कोई तालमेल नहीं? अलग अलग भाषा क्यों? दीपक जी, 6 महीने बीत चुके हैं और किसान हमारे सिर्फ 6 महीने से प्रताड़ित नहीं है। आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन के बाद भी जब भाजपा की सरकार चुन के आई थी तो तमिलनाडु का किसान भी कैसे प्रधानमंत्री जी से अपनी गुहार लेके अपनी बात सुनाने के लिए खोपड़ियां तक लेके बैठा था और इतना मजबूर हो गया था कि उनको चूहे तक खाने पड़े थे और अपना खुद का पेशाब स्वयं पीना पड़ा था। तो किसानों के खिलाफ और किसानों की बात ना सुनना तो इन लोगों की नीति और नीयत तब से है। 6 महीने आज बीत चुके हैं। हमने देखा किस तरीके से 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा क्या हुआ और किस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा सरकार ने, भाजपाओं के नेताओं ने क्या क्या किया। उसके बाद भी किस तरीके से अपने आप को आम आदमी प्रेजेंट करके इनके बड़े बड़े लीडर, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो या अन्य अन्य मोर्चाओं के नेता हो, वहां जाके पत्थरबाजी करे और बहुत सारा हंगामा किया। फिर कोरोना काल में भी हमने देखा, अभी कुछ समय पहले जब महामारी का सेकेंड वेव आया तो हर जगह ये फैला दिया गया कि किसानों ने ऑक्सीजन के टैंकर रोक दिए, किसानों ने एम्बुलेंस रोक दी, कई चैनल्स ने दिखाया। लेकिन उसका भी पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके से ये पुलिस थी और राज्य सरकार, जो हरियाणा की राज्य सरकार है, उसमें शामिल थी और कैसे उन्होंने ये इस चीज को आगे बढ़ाया और किसानों ने कहीं नहीं रोका था, वो एक साइड पे थे। अभी भी वक्त है, मोदी जी को, भाजपा को अपना हट छोड़ देना चाहिए, किसानों की सुन लेनी चाहिए। 6 महीने से अगर किसान, बूढ़ा, जवान, बच्चा और राधिका जी, आपने लगभग 1.5 मिनट से ज्यादा बात की है लेकिन आप मेरे सवाल पर नहीं आई कि अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं किसान आंदोलन पर? देखिए, बतौर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने सिर्फ अपील करी है कि अगर हो सके तो आप ये किसान आंदोलन ना करिए, अगर हो सके। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि चाहे वो तो उस अपील को सोनिया जी को भी मानना चाहिए ना, क्योंकि वो तो जान बचाने के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको कंप्लीटली बता दूं, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सब के सब हमारे किसानों के साथ खड़े हैं और उनके इस आंदोलन के साथ उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनके वहां पे अभी केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको एक अपील कर दी गई है और बोला है अगर आप कर सके, लेकिन उनके हक और हकूक के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। उनको पता है कि किसानों का, माफ कीजिएगा, और वो किस चीज से मतलब आप किसानों की जान से खिलवाड़ की आजादी दे रही हैं। आप किसानों की जान से खिलवाड़ को एक तरह से मंजूरी दे रही है क्या? इसे मैं इस संदर्भ में ना लूं संबित पात्रा जी? मैं आऊंगा राधिका जी, फिर आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं कांग्रेस की बुद्धिमान प्रवक्ता को कह दूं, जो उन्होंने अभी कहा कि तमिलनाडु के किसान आके दिल्ली में चूहे खा रहे थे, अपना पेशाब खुद पी रहे थे और खोपड़ियों के साथ रह रहे थे, वो फोटो अपॉर्चुनिटी था, वो एक फोटो सेशन था। ये तो डिक्लेयर भी हुआ, बाद में पता भी चला। और इसमें अगर ऐसा उनको चूहा खाना पड़ रहा था, खाने को नहीं था, और पानी पीने को नहीं था, पेशाब पीना पड़ रहा था, तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे? आप उनका समर्थन कर रहे थे। कैसा समर्थन कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि ये लोग अपना पेशाब पिए और चूहा खा के रहे और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट राहुल गांधी को मिले? आपके पास इतना भी समर्थन नहीं था, आपके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आप कुछ पानी की बोतल भिजवा देते उन किसानों को, आप कुछ खाना भिजवा देते, उनको चूहा खाना पड़ रहा था। आप बताइए। और राहुल, आप इसमें हंसने की बात नहीं राधिका जी। आपने खुद कहा कि बेचारे तमिलनाडु के किसान जिनका हम समर्थन कर रहे थे, वो कैपिटल में आके चूहे खा। राधिका जी, मैं कंप्लीट कर दूं। आपने कहा कि जिन किसानों का हम समर्थन कर रहे थे वो कैपिटल में आके चूहे खा रहे थे और पेशाब पी रहे थे, ना उनके पास पानी था ना खाना था। तो ये राहुल गांधी कहा का समर्थन दे रहे थे? खाना पानी तो दे नहीं पा रहे थे, चूहा खिला रहे थे किसानों को। दूसरी बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मरे किसान मरे कोई और, फायदा हो गांधी परिवार को। देखिए, बिल्कुल सही कहा। बतौर मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने तो अपील की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं।
जब एकदम मास तरीके से कोविड फैलेगा, जब लोगों की जान पे बन पड़ेगी, जब पूरा का पूरा स्टेट बंद हो जाएगा और हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट अभी पंजाब में है, तो भुगतना तो कैप्टन साहब को पड़ेगा। ना सोनिया जी को भुगतना पड़ेगा, ना राहुल जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेफ हैं, दोनों अपने कमरे में बंद हैं, दोनों बाहर निकलकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों केवल ट्विटर पे ही मौजूद हैं और कागजों में चिट्ठी लिख रहे हैं। तो स्वाभाविक है मरे, पंजाब की सरकार मरे, मगर इसी बहाने एक थर्ड वेव आए और थर्ड वेव आकर फिर मोदी जी को कोसने का इनको मौका मिले, क्योंकि अब तो बहुत दिन हो गए, ना तो ऑक्सीजन की कमी इनको दिख रही है, ना रेमडेसिविर की कमी दिख रही है, देश में धीरे धीरे करके केसेस भी कम हो गए हैं। तो अब कैसे होगा? अब मोदी जी को गाली कैसे दिया जाएगा? चलो तुम सब बाहर निकलो। ये जो किसान के नेता हैं, मैं आपको याद दिलाऊं दीपक जी, ये जो टिकैत जी है और बाकी नेता, इन्होंने क्या आह्वान किया था? किसानों को वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये पब्लिक डोमेन में, हम में से किसी को कोरोना नहीं होगा, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये अपील करके जाके तंबू के नीचे खुद वैक्सीन लगा लिया। आप याद करिए, खुद वैक्सीन लगा रहे हैं, बाकी लोग वैक्सीनेटेड नहीं, बाकी किसी प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। तुम सब मरो, मगर हम राजनीतिक डिविडेंड लेंगे, राजनीतिक बेनिफिट लेंगे। और मैं अंत करता हूं ये कह के, छोड़ दीजिए हम सबका, बाजवा जी जो मंत्री हैं पंजाब में, बाजवा जी के बयान को आप प्लीज टीवी में चलाइए, ये मौजूद है। बाजवा जी ने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये सुपर स्प्रेडर है पंजाब और हरियाणा के अंदर, उनके कारण आज पंजाब की स्थिति ये हुई है। कम से कम अपने ही मंत्री की बात तो माने। राधिका जी, मैं फिर कहूंगा वही बात कि अगर आप इसको आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रही हैं और आपकी सरकारें आंदोलन होने देंगी, किसानों को सड़कों पर आने देंगी, तो फिर ये सुपर स्प्रेडर बनेंगे ना। ये तो किसानों की जान से खेलना हुआ, और अनजाने में नहीं, जानते बूझते। सबसे पहले तो दीपक जी, मैं यहाँ भाजपा के वरिष्ठ जो इनके प्रवक्ता है संदीप पात्रा जी, उनको जवाब दे दूं। संदीप जी, अगर आपको किसानों की इतनी चिंता है तो आप वापस क्यों नहीं ले लेते 3 लॉज? अगर आपको उनकी जान की इतनी चिंता है और बोल रहे हैं कि ये सब कांग्रेस इस पे फोटो अपॉर्चुनिटी कर रही है, उनके पास पानी भी है, उनके पास खाना भी है, हर चीज आप ले लीजिए वापस तीनों बिल, क्या प्रॉब्लम है? आप तो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं ना। फॉर द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और आप ही के लोग अगर खुश नहीं है तो वापस ले लीजिए। बात तो इसी लॉज इसीलिए लाई जा रही है ना, ताकि किसान खुश रहे और वो आगे बढ़े। जब किसान ही नहीं खुश है, वो 6 महीने से कोरोना काल में, चाहे बारिश पड़े, आंधी आए, तूफान आए, ठंड आए, गर्मी पड़े, सबके सब वहां बैठे हुए हैं। तो इस पागल तो है नहीं, इतने हजारों किसान अपना घर बार छोड़ के वहां पे बैठे हुए हैं। तो जब इतनी हट क्यों है? और दूसरी बात, ये जो आप बार बार बातें गिनाए जा रहे हैं ना कि उनके पास खाना है, पानी नहीं भेजा, आप प्रोटेस्ट का मतलब समझते हैं? आपको पता होगा, आप ही के बड़े बड़े नेत्रा और नेत्रियां हैं, वही जो आपके साथ मिलके झूठ फैलाने का काम करते हैं, जो आप लोग इस फर्जी टूलकिट करते हैं। आप ही की साथी है स्मृति ईरानी जी, जो बड़े बड़े सिलेंडर लेकर बैठती थी और बार बार महंगाई के ऊपर बात करती थी। अब आप सब अपने बिल के अंदर छुप गए हर मुद्दे को लेकर। आपको पता होगा कि प्रोटेस्ट क्या होता है और किस बात पे उन्होंने अपना पेशाब पिया और किस बात पे उन्होंने चूहा खाया और क्यों उन्होंने पानी नहीं पिया और खाना नहीं ग्रहण किया। क्योंकि वो चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी उनकी सूत ले, वो चाह रहे थे प्रधानमंत्री उनकी बात करे। आपको क्या समझेंगे? आपको समय मिले फर्जी चीजें बोलने से, मैनिपुलेटेड मीडिया तो आप ट्विटर पे डालते हैं और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूं या नहीं। दूसरी बात मैं फिर दोहराऊंगी, अगर आप लोगों को किसानों की इतनी चिंता है, आप किसानों की इतने हतेशी है, तो ये फर्जी आंसू जो प्रधानमंत्री जी जाके बहाते हैं ना टीवी चैनल पर, वो बंद करिए, तीनों फार्म बिल वापस लीजिए और फिर किसानों से बात करिए, उनको इस चीज में साथ लेकर चलिए। जिनको खेती के बारे में पता है वैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बताइए, जिनके पास। लेकिन राधिका जी, आपने 1.25 मिनट बोला और आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप अपने राज्यों में किसानों को सुपर स्प्रेडर क्यों बनने दे रही हैं, उनको उनकी जान से क्यों खेल रही हैं? सवाल का जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा जी, आपका काउंटर क्या आपको लगता है जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि आंदोलन करना और आप मैनिपुलेटेड काम करते हैं, मैनिपुलेटिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर के अंदर झूठ लगातार बोलते हैं, क्या राधिका जी की इन बातों का आप क्या जवाब देंगे? देखिए, रिहाना जी की बातों का मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं विषय पर ही रहता हूँ। देखिए, नंबर 1 रिहाना जी, राधिका
और संदीप जी, आपका नाम मैंने नहीं रखा है, आप ही के सबसे वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने रखा है। अमित शाह साहब गलत कह रहे हैं तो मेरे को नहीं पता। अमित शाह जी ने कहा इतने क्यों नाराज? नाम राधिका है, राधिका दीपक जी ये इतने परेशान क्यों है? मेरा नाम रिहाना नहीं है, मेरा नाम राधिका है। रिहाना जी इतनी परेशान क्यों है? अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके राधिका जी, उनको मौका दिया है मैंने। तो मेरा नाम नहीं बोले, मैंने तो वही नाम बोला जो अमित शाह साहब बोलते हैं। रिहाना जी प्लीज, संदीप जी शांत हो जाइए प्लीज। रिहाना जब जी इनको मेरा नाम नहीं पता तो ये जवाब क्या देंगे? कोई बात नहीं, मैं जवाब, आपका नाम क्या ऐसा है? आप भारत माता थोड़ी है जो आपका नाम पता होने से मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो सुन तो लीजिए ना। हाँ, बहन रिहाना प्लीज थोड़ी शर्म करो संदीप। अरे तुम शर्म करो, आप शर्म करो। दीपक जी प्लीज, इनको डिबेट पे बुलाया करें तो डिबेट तो कर ले कम से कम शांति से। यहाँ पर मैंने 3 मिनट इनको सुना मैडम को, अब रिहाना मैडम दूसरों को सुनने को तैयार। राधिका जी प्लीज प्लीज, एक एक करके अच्छी डिबेट चल रही है, मैं दोनों को भरपूर मौका दे रहा हूँ और बीच में भी बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ किसी को। रिहाना जी को प्लीज स्क्रीन पे लाइए ना दीपक जी, शायद वो मिसिंग है, अब मैं बोल लूं। चलिए सुन लीजिए रिहाना जी प्लीज। देखिए इन्होंने कहा पहले रेहाना जी को बोलिए, शांत रहेंगे दीपक। पहले रेहाना जी को स्क्रीन पे तो लाइए। ये प्लीज दीपक जी, रेहाना जी को शांत करिए, उनकी आवाज कम करिए, तब जाकर मैं बोल पाऊंगा। वो जिसको रेहाना जी के उलाहना दे रहे हैं वो स्क्रीन पे राधिका। हाँ राधिका आप स्क्रीन पे हैं, आप ही के लिए उस शब्द का संबोधन है। संबित जी बोलिए। राधिका खेड़ा है। हाँ, अब ये शांत हो जाए तभी बोलूंगा। अब ये पूरा बोल ले। ना मेरे देश मेरे पार्टी के किसी नेता ने मेरा नाम रेहाना रखा। अमित शाह साहब अब सुन लो रिहाना बहन, सुन लो दीपक जी प्लीज, धन्यवाद। इन्होंने कहा कि पहले एक ऐसा हम मंत्री ढूंढ के लाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो खेती के बारे में जानता हो। क्यों? राहुल गांधी तो बड़े एकदम बहुत हालदार खेती वाले हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी मैं इमेजिन कर रहा हूँ दोनों कैसे खेती कर रहे होंगे, सोचिए जरा। और इनकी जो ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, जो जिन्होंने खेती के बारे में ट्वीट किया था, रिहाना, वो तो बहुत बड़ी बड़ी फार्मर थी। मियां खलीफा कितनी बड़ी फार्मर थी जिसके लिए राहुल गांधी का दिल धड़क गया था मियां खलीफा के लिए, याद है ना? जब फार्मर के लिए राहुल गांधी ने मियां खलीफा को सामने रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वैसे भी राहुल गांधी का तो मियां खलीफा के दिल धड़कता ही है, उनकी बहन जो है। अब दूसरा विषय इन्होंने कहा कि बकवास करता है ये आदमी, कोई बकवास नहीं है, राहुल गांधी इसी लायक है ना। सुनो, हाय रब्बा, क्या बोलते हो? सुनो ना राहुल गांधी का दिल में धड़कता है मियां खलीफा के लिए, इसमें बुराई। डॉक्टर साहब आपने दवा ली है? अच्छी महिला नहीं है क्या? दवा लिया करिए, सच बोलने की दवा लीजिए। राहुल गांधी तो दवा लेता बोलने की दवा लीजिए, रामदेव बाबा से नाम लीजिए। ऐसे भी कहते हैं ऑक्सीजन शायद जो हवा में है ना वो ढंग से आप ले नहीं रहे, इसलिए सदबुद्ध हो गया है आपका। ऑक्सीजन की कमी हो गई है आपके दिमाग में। दीपक जी जरा इनको शांत करिए। मियां खलीफा का नाम सुन के नाराज क्यों हो गई इतना? अब सुन लीजिए, इन्होंने कहा राधिका जी थोड़ा बहुत व्यक्तिगत उलाहना चलता है, लेकिन अगर हम दोनों ही एक दूसरे के बीच में बोलने लगेंगे तो दिक्कत होगी। कंप्लीट करते हैं, आप अपने टाइम पर जो बोलना होगा संबित पात्रा को बोलिएगा। हाँ, देखिए इन्होंने कहा स्मृति ईरानी कौन सी बिल में घुसी हुई है। मैं तो बोलूंगा स्मृति ईरानी वो शेरनी है जिन्होंने राहुल गांधी को बिल में घुसा दिया, उठा करके फेंक दिया उत्तर प्रदेश से, है ना? तो स्मृति ईरानी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे, वो तो बार बार राहुल गांधी को बिल से ही निकाल कर फेंकते रहेगी। दूसरी बात, दीपक जी इनको आप बताइए कि जो 3 फार्म्स लॉ है वो अबेयंस पे है, अभी वो फार्म्स लॉ लागू नहीं। आप बताइए जो बीच में आप आज भीड़ दिखा रहे हैं, ये कोविड रूल के साथ भीड़ दिख रहा है? एक भी व्यक्ति इसमें मास्क लगाया हुआ दिख रहा है? एक भी व्यक्ति यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिख रहा है? आप सोचिए, कांग्रेस खास करके जिस टूल किट के बारे में ये बता रही है, यही टूल किट में था मोदी को और इंडिया को बदनाम करना है। थर्ड वेव, किसी भी दूसरों के बच्चे मरे, किसान के बच्चे मरे, गांव में लोग मरे, यही चाहती है सोनिया जी। उनका घर तो है नहीं इंडिया, है तो इटली की, मरे इंडिया के लोग, फायदा उनके बेटे को हो, यही वो चाहती हैं और कुछ नहीं। आप बताइए कौन सा सेंसिबल आदमी, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर भी यहाँ पर डिबेट हो रहा है कि ये तो हम करेंगे ही, हम तो पंजाब में और हरियाणा में और दिल्ली में कानून तोड़ेंगे। ये कैसे कानून तोड़ेंगे? ये कोई सत्याग्रह है क्या? अरे ये जीवन से खेल है मेरे भाई, ये जीवन के साथ खिलवाड़ है। ये कोविड का जैसे तैसे करके सेकंड लहर, आप देख रहे कितने भारतीय अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इसी आंदोलन स्थल पे जहां संयुक्त किसान मोर्चा बैठा हुआ है, वहीं रोज 2-2 लोग मारे जा रहे हैं। आपने परसों देखा 2 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं पर लोग मर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप बाकी लोगों को बुलाएंगे और इस प्रकार का मार्च कराएंगे और काला दिवस मनाएंगे, दिल्ली के अंदर मार्च करेंगे। दिल्ली में क्या स्थिति है, रोज कितनी मृत्यु हो रही है, और फिर दिल्ली में मार्च होगी लॉकडाउन की अवस्था में।
26 जनवरी को हमने क्या देखा? अभी 3 दिन पहले चार्जशीट हुआ है 26 जनवरी का, वो सब प्री प्लान्ड था। आप फिर से चाहते हैं उसी प्रकार से जो 26 जनवरी में हमने हुड़दंग देखा, जो एनार्की देखा, उसी प्रकार की असहजता फिर से इस सेकेंड वेव के बीच में हम दिल्ली में और पूरे देश में देखेंगे? ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? बीकेयू के अध्यक्ष खुद आपके चैनल पे अभी बयान दे रहे थे कि हम तो अपने आप को इस काले और पीले दिवस से, उन्होंने ये भी कहा, काले पीले दिवस से अपने आप को दूर करते हैं। और मेरी बहना यहाँ जो बैठी है वो तो पढ़ी लिखी अच्छी प्रवक्ता है। आप बताइए कैसे हम इस विषय को सपोर्ट कर सकते हैं कि लाखों के रूप में लोग भीड़ उतरे और सड़कों पे आ जाए? मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लग रहा है, धिक्कार है ये मुझे। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल राधिका मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। और सवाल मेरा ये है कि अगर किसान बाहर निकलते हैं लॉकडाउन के बावजूद और सुपर स्प्रेडर बनते हैं, उनकी जान जाती है, तो आप तो मतलब ये तो ऐसा होगा कि किसानों की लाशों पर कोई उत्सव मनाया जाए या किसानों की लाशों पर राजनीति करी जाए। और ये हकीकत है कि वहां पर कोरोना से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग मारे जा रहे हैं बॉर्डर्स पर। लाशों पर उत्सव मनाना दीपक जी शौक, नीति और नियत भाजपा की है और ये हम पिछले 1.5 साल से बखूबी देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सेकंड वेव की। जब सेकंड वेव शुरू हो गई थी तो इनके सबसे दिग्गज नेता जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव स्थगित नहीं करे थे। जब सब पार्टियों ने और बड़े अलग अलग लीडरों ने कहा कि एक फेज में चुनाव कर दीजिए, तब भी नहीं किया। कोर्ट को आके सामने कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री जी ने महामारी के समय जब सेकेंड वेव में लोग दिल्ली में सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, आप नोएडा में भी देख रहे होंगे सड़कों पे लोग तड़प रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री जाके कह रहे थे इतनी भीड़ मैंने दुनिया में नहीं देखी। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब यहाँ जो बैठे हैं संदीप भाई, इनको बहुत फिक्र है, कोरोना से देश जूझ रहा है। डॉक्टर साहब आपने कितने मरीजों की मदद करी, आप एक डॉक्टर है, क्यों नहीं आपने आप यहाँ पे बैठ के जो नसीहत दे रहे हैं ना कि इसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता, और इतनी जहरीले शब्दों का जो आपने प्रयोग किया। आप तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर है, पढ़े लिखे डॉक्टर, मुझसे कई ज्यादा पढ़े। कितने लोगों की आपने जान बचाई, कितने लोगों की जान बचाने के लिए आप बाहर आए। बार बार जो ये बोल रहे हैं ना कि सब अपने घर के अंदर दुबक के, आप अपने घर में बैठे हैं और जो डिग्री लेकर आप बैठे हैं और जो एक सीट आपने बर्बाद करी जिसकी वजह से देश को एक डॉक्टर ने। अब मैं जवाब दे दूं दीपक जी? नहीं, बीच में मत बोलना। मैं अब आपने बोला था ना जो ज्ञान दे रहे थे, अब आप चुप रहिए 3 मिनट। बोलो आपके पास तो विषय है नहीं, चिल्लाते रहोगे किसानों पर। तो जिसका नेता, चुप करो, तुम चुप करो, आप चुप करो। फर्जी आप हो, नेता फर्जी है, माँ बेटे ही फर्जी है, डकैत है माँ बेटे, डकैत। याद रखो इस बात को। सोनिया गांधी फर्जी है, इंडियन ही नहीं है, इंडियन ही नहीं है। क्या काम करती थी पहले ये तो बताओ, क्या काम करती थी ये बताओ पहले, शादी से पहले क्या काम करती थी ये बताओ। आप क्या हमसे पूछोगे हम क्या काम करते हैं, वो क्या काम करती थी बताओ पहले। देश को बेचने का काम ये करती थी, जिस प्रकार से जाके चाइना में देश को बेचने का काम माँ बेटे करती थी, ये हम सबने देखा है। इसलिए आप लोग यहाँ मत पूछिए हमसे हम लोग क्या करते हैं। पहले सोनिया गांधी क्या, दोनों से व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करता हूँ कि दोनों भाषा पर संयम रखें। आप भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जो संयमित है, और संदीप जी आप भी कर रहे हैं। क्या करती थी जो बताने में शर्म आ रही है? मैंने बताया क्या करती थी, तो इसमें खराब क्या है? ऐसा क्या चीज जो करती थी जो बताने में खराब लग रहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने क्या करती थी, क्या करती थी जो आप चाइना में जाके देश को बेच रही है? बताइए ना। अरे घटिया आप हैं, जाके देश को बेचते हैं चाइना में, शर्म आनी चाहिए आपको। देश को बेचते हैं चाइना में, शर्म आनी चाहिए आपको। प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। राधिका जी शर्म आनी चाहिए। किसान तो बोला नहीं जा रहा है, गाली देने आई हैं आप। मैं तो किसानों पे बात कर रहा हूँ, आपसे किसानों पे बात हो नहीं रहा है तो यहाँ वहाँ से बात कर रही है। आप ब्लड प्रेशर इसलिए हाई कर रही है क्योंकि आप किसानों के आंदोलन पर बात नहीं कर पा रही है, आपके पास इस पे मुद्दा नहीं है। आप हम लोग को, मेरे डॉक्टर की डिग्री पे बाद में चर्चा करना, पहले किसानों पे करना, पहले सोनिया गांधी। मैंने यही पूछा, शादी से पहले डिग्री कहाँ से ली थी? उनकी डिग्री से ये बात बोली मैंने। आप मर्डर तो आप हैं, मर्डरर है। आप
आपकी वजह से बताइए। एक डॉक्टर बनते बनते ये कोई और फेक रह न्यूज गया। है, फेक न्यूज है। आप जैसे लोगों के कारण मैं तो बोल रहा हूँ, सोनिया गांधी क्या करती थी ये बताओ, सोनिया गांधी क्या करती थी ये बताओ, अपनी डिग्री उसके बाद हमसे पूछना। संबित पत्रा फ्रॉड आदमी। राधिका जी, हम किसानों पर बात कर रहे हैं, संबित की डॉक्टरी की डिग्री पर नहीं। हम किसानों पर बात कर रहे हैं, संबित की डॉक्टरी की डिग्री पर नहीं। आप कंक्लूड करिए, फिर मैं संबित से जवाब लूंगा। आप दोनों व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, मैं एक को कैसे रोक दूं? आपने टोका इनको एक बार भी, जब ये देश के एक नेता के लिए। मैं आप दोनों को टोक रहा हूं जब दोनों बोल रहे हैं। नेता के लिए भी नेता है और आप क्या हो गया, वो क्या करती थी, कहाँ से डिग्री लाई, ये पूछने भूल जाते हैं। कहाँ से डिग्री लाई, क्या करती थी ये बता, पूछने में क्या दिक्कत है? हमने तो आप इतना गिल्ट कॉन्शियस मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूं कि आप दोनों कृपया संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। आप दोनों देश की एक सत्ताधारी और एक 70 साल तक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जान बचाई तुमने संबित पात्रा। तुम बताओ सोनिया गांधी क्या करती थी पहले, और तुम बताओ कि सोनिया गांधी की डिग्री कहाँ से है, पहले उसका उत्तर दो। पहला इसका उत्तर दो, तुम बताओ तुम्हारी नेता क्या करती थी पहले, बताओ कहाँ से पढ़ी लिखी है, कितना पढ़ी लिखी है, पहले ये बताओ तुम्हारी नेता। आप ये मत सोचो, आप देखो इनके पास कोई उत्तर नहीं है। दीपक भाई इनके पास देखिए, फेक न्यूज भी बात करेंगे, पेट के अंदर कैंची की बात करेंगे, सब झूठी बातें करेंगे, मगर मैं सच में पूछ रहा हूँ, सोनिया गांधी जी इटली में क्या करती थी? इटली में क्या करती थी सोनिया गांधी जी? कहाँ से पढ़ी थी? क्यों देश को बेचती थी इटली में? क्यों चाइना में जाके देश को बेचती थी? क्या वो देश के बाहर की कोई? राधिका जी, संबित जी, हम क्यों व्यक्तिगत आरोपों पर उलझ गए? किसानों का मुद्दा है, किसानों की जान खतरे में है। कोई सुपर स्प्रेडर बन सकता है क्या? हम थोड़ी संवेदनशीलता दिखा सकते हैं व्यक्तिगत न होकर? किसने शुरू किया ये, दीपक जी? किसने शुरू किया? राधिका जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप जवाब देने की बारी संबित पात्रा की है। संबित जी पीसेंगे, याद रखना, वो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी पीसोगे, रहने दो। जिस पार्टी से आते हो ना, मेरे को याद मत दिलवाने दो। अरे भैया, हम तो इंडियन पार्टी के हैं, तुम लोग तो क्या हो हमें पता है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ सोनिया गांधी इटली में क्या करती थी? कितना पढ़ी लिखी है? इतना पूछने पे कैसे भड़क गई है बताओ? ऐसा क्या करती थी? मैं तो बोल रहा हूँ, पढ़ाई करती थी, कहाँ पे पढ़ाई करती थी बता तो दो। क्यों नहीं बता पा रहे हैं ये लोग? इतना डर क्यों है? इतना भड़का क्यों रहे हैं? तुम्हारे आप बताओ ना। मर रहे हैं, तुम मर्डरर हो इस देश की। राधिका जी, मैं अब संबित पात्रा को बोलने का मौका दे रहा हूँ और दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया व्यक्तिगत ना हो। राधिका जी व्यक्तिगत ना हो, संबित पात्रा जी व्यक्तिगत ना हो। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए दीपक जी, मैं 9 बजे तक आपके साथ हूं और आपने मुझे देखा शुरू से ही, मैं पूरे विषय पे रहा। पहले तो राधिका जी ने शुरू किया नाम का अपभ्रंशन करके, और उसके बाद डिग्री इत्यादि, मेरी डॉक्टरी, इन सब विषयों पे मैं तो कभी नहीं गया था। मैं तो डायरेक्टली किसानों के मुद्दे पर बात कर रहा था, और मैं इतना ही कह रहा था, जिस प्रकार की भीड़ आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के सेंटर में दिखा रहे हैं, और ये भीड़ आंदोलन की भीड़ है। जिस प्रकार से लोगों को अभी आह्वान किया जा रहा है कि वो आए और आंदोलन में भाग ले, वो आके काले दिवस में पार्टिसिपेट करे, पूरे हिंदुस्तान में पार्टिसिपेट करे। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, एक क्रिमिनल कॉल है, और पूरे देश में कोविड को फैलाने के लिए इंतजाम है। और मैं फिर भी कहूंगा कि राजनेताओं को राजनीति से ऊपर उठ के पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्थात अपनी जनता की चिंता करनी चाहिए। अभी जो किसान कानून है वो अबेयंस में है, वो लागू नहीं है। 1.5 साल के लिए अबेयंस में है, वो लागू नहीं है, 1 और साल बचा हुआ है। इसलिए ये सारा कुछ डेफर किया जा सकता है, बाद में भी हो सकता है, मगर अभी हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को खास करके, और पूरे हिंदुस्तान को फिर से 3rd लहर की गर्त में ना धकेला जाए, केवल इसलिए क्योंकि सोनिया जी, राहुल जी को लगता है एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वो शायद, राहुल जी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, उनको वो लॉन्च कर पाएंगे, मगर एक मां होते हुए उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दीपक जी, अब आप मुझे अनुमति देंगे तो 9 बजे। ठीक है राधिका जी, एक क्विक जवाब, फिर अंतिम जवाब मैं संबित पात्रा जी से लूंगा। मुद्दे पर रहते हैं, बहुत व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो गई। मुझे बताइए, क्या आप इसे अवसर के तौर पर देख रहे हैं कि बहुत अच्छा अवसर है, किसानों को भड़के रहने दो, किसानों को बैठे रहने दो बॉर्डर्स पर?
दीपक जी, आपदा को अवसर में बदलना और आपदा को अवसर समझना भाजपा की चाल, चरित्र, नीति और नियत है, और ये हमने बखूबी 1.5 साल से देखा है। हर तरीके से वो इस चीज को अवसर में ही बदलते हैं। मैं फिर कहूंगी, यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं इनके प्रवक्ता, वहां टेलीविजन पे प्रधानमंत्री जी फेक आंसू बहाते हैं। रोज 4,500 से ज्यादा लोग मौत से जूझ रहे हैं और कोरोना की बलि चढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए इलेक्शन ज्यादा प्यारे थे। आज फिर एक सामने आई है खबर कि चाहे अमित शाह साहब हो, नरेंद्र मोदी जी हो या इनके झूठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, तीनों एक मीटिंग पे मिलेंगे और किसकी तैयारी करने को? उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी करने को। क्या ये समय है उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी करने को? इतनी क्या तड़प हो रही है उनको चुनावों को लेकर? इतनी अगर फिक्र है किसानों की, इतनी अगर फिक्र है देश की पर क्या ये समय है किसान आंदोलन का भी? राधिका जी, ये भी बता दीजिए। मैं आपकी बात को बिल्कुल जायज कहता हूं, पर क्या ये समय है किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन देने का? ये समय, मैं आपको फिर दोहरा के कह रही हूँ दीपक जी, कांग्रेस किसानों के साथ, कांग्रेस हर तरीके के पीड़ितों के साथ खड़ी है। और हम देखना चाहते हैं, अगर सच में मोदी सरकार इनकी हितैषी है तो 26 तारीख के पहले ले वापस अपने लॉन्च, दिखाए ना, दिल दिखाइए। बहुत बढ़िया दरिया वाला दिल है ना मोदी जी का, 56 इंच के सीने में दिखाइए। कहें कि हम किन कानूनों को वापस लिया जाए जो ऑलरेडी सस्पेंडेड है? जी, आपकी आवाज नहीं आई। तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सस्पेंड कर रखे हैं, तो मोदी जी वापस ले लीजिए। क्यों हर चीज वो में कानून तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अभी। अगर मोदी जी ये शब्द कह देंगे कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं, जब कोरोना खत्म होगा उसके बाद किसानों के साथ मिल बैठकर जो वो चाहते हैं उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए नए कानून लेकर आएंगे, तो इसमें वो कौन से छोटे हो जाएंगे? क्या 56 इंच का सीना सुकर के 5 इंच का हो जाएगा? दिक्कत किस बात की है? ठीक है, मैं सीधे आपसे, आपका सवाल गोपाल दास अग्रवाल जी, नए प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सवित मलिक साहब किसान नेता जुड़ गए, रमनीक मान जी एक किसान हैं वो जुड़ गए हैं, और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। गोपाल जी मुझे बताइए, वो कह रही है मोदी जी कह दे 26 तारीख से पहले कि हम तीनों कानून वापस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए, तो ये पूरा मामला टल जाएगा। आप क्या कहेंगे, क्यों रुके हुए हैं आप? के ऊपर ना कानून बनते हैं ना आंदोलनों से कानून बदलते हैं। पहली बात है, जो देश के संस्थान है, पार्लियामेंट है जो कानून बनाती है, और किसानों को अगर समस्या है तो सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसे कोई प्रधानमंत्री कह देंगे कल कि ये कानून वापस हो गए तो कल कानून वापस हो जाएंगे। ये कांग्रेस की पद्धति होगी, जब राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग में ऑर्डिनेंस पास अपने प्रधानमंत्री का फाड़ते हैं। इस तरह से प्रजातंत्र नहीं चलता। प्रजातंत्र चलता है इंस्टीट्यूशंस के सम्मान से। और दूसरी बात, सस्पेंड करने के लिए सरकार तैयार है और उसके बाद बदलाव के लिए भी तैयार है। क्या प्रॉब्लम है? कितने बार किसानों से पूछा कि इन तीनों कानूनों में आपको क्या समस्या है, उनको बताइए। हम उनको मॉडिफाई करने के लिए तैयार हैं, उनको चेंज करने के लिए तैयार हैं। उस पर कोई जवाब नहीं, बस काले कानून वापिस कर दो। इस तरह से प्रजातंत्र चलता है क्या कि अब जिद करो? हम अगर मतलब ये तो मौके का फायदा उठाना है कि कोरोना की त्रासदी देश में, पूरे देश को रैंसम पे लाना है क्या? पूरे देश को इस तरह करना है क्या कि हम कोरोना फैला देंगे, नहीं तो कानून वापिस लो? अरे जब सरकार ने आपकी बात सुनने को तैयार हो गई, वैलिड प्रक्रिया के तहत कानून बने हैं, और कानून में पक्का यह भी कानून के विषय पे चर्चा नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सब लोगों के, ज्यादातर लोगों का मत ये हो, मैं नहीं कहता इन किसानों को उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह कानून किसानों के, कृषि क्षेत्र के हित में है। और यह बहुत लंबी बहस और चर्चा के बाद, 20 साल की मेहनत के बाद ये कानून बने हैं। तो ठीक है, अपोजिशन हो सकता है, अपोजिशन का भी प्रजातंत्र में हक है कि आप अपोज करो, लेकिन 6 महीने से जिस चीज के पीछे लगे हुए हो, सरकार तैयार है, सस्पेंड करने को तैयार है। आज कोरोना की इतनी लहर में पूरा देश खड़ा हो रहा है। आप कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को जो 12 साल में होते हैं, उस आयोजन को आप टूल किट के माध्यम से ये कहते हो कि वह कोरोना का सुपर स्प्रेडर है, और ये नहीं दिख रहा इनको सुपर स्प्रेडर है। आज की स्थिति में क्या ये सुपर स्प्रेडर है कि नहीं? राधिका जी इतना बता दें, ये बन सकता है कि नहीं है या नहीं, बाद में पता चलेगा। यह सुपर स्प्रेडर आज बनेगा, देश के हित में है क्या? या किसी एक वर्ग, एक किसान वर्ग है, वो भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसके लिए क्या पूरा देश आज के दिन में रैंसम पे खड़ा हो जाएगा? ये अपोजिशन क्या कर रहे हैं? यह देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, किसानों के साथ
ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, बताइए क्यों किसानों को सुपर स्प्रेडर बनने दिया जा रहा है? अब धीरे धीरे अगर आप सरहदों की बात करेंगे, गाजी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर, यहां से भी दो चार मौत की लगातार खबरें कोरोना के चलते आ रही हैं। सवाल यह है 26 तारीख को क्या सुपर स्प्रेडर बनने का किसानों का एक मौका नहीं हो जाएगा? बड़ी मुश्किल से तो आज हम थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आए। दीपक, सबसे पहले तो ये जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पहले तो सबसे पहले उनको आत्मालोचना करना चाहिए कि जिस पार्टी के लोगों ने चुनाव में जबरदस्त तरीके से भागीदारी की, वहां किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहां मास्क नहीं लगे और कुंभ होने दिया, और उनके अपने हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो सबसे पहले उनको आत्मालोचना करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार को ये लगता है कि कहीं पे कोई सुपर स्प्रेडर बन रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से हटाए। और अगर हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उनको 2 दिन का नोटिस दे कि आप फौरन इस जगह को खाली करिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरे देश की जान खतरे में पड़ रही है। सरकार ये काम क्यों नहीं करती है? तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से किसान आंदोलन के बहाने जम के राजनीति हो रही। सरकार इनको सुपर स्प्रेडर घोषित करके इनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष जो है इनके बहाने अपनी राजनीति साध कर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि अगर कहीं कोई सुपर स्प्रेडर है, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौरन FIR दर्ज होनी चाहिए, उन लोगों की अगर गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं तो पुलिस बल लगा के इन लोगों को खाली करना चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी? सरकार ने शाहीन बाग के मसले पर ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं किया। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं टाल सकती। दूसरी बात, विपक्ष के सारे नेताओं का खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए इस वक्त देश में एक एक आदमी की जान की कीमत है, लिहाजा किसानों को अपना आंदोलन फौरन सस्पेंड करना चाहिए। क्या विपक्ष कहने के तैयार है? दोनों कहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से राजनीति चल रही है अच्छी खासी। ठीक है, मैं इसी सवाल को रमणीक मान जी के पास ले जाता हूं। क्या रमणीक मान, सरकार को यह नहीं करना चाहिए जो आशुतोष का सुझाव है कि सुपर स्प्रेडर जो बने उसके खिलाफ FIR कर दो? क्या होनी चाहिए राकेश टिकैत के खिलाफ FIR? देखिए, राकेश बालियान के खिलाफ FIR होनी चाहिए या गुरनाम चरूनी के खिलाफ होनी चाहिए, ये एक अलग विषय है। होनी चाहिए, उसके अंदर क्या संदेह है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसकी धारा 52 सबसेक्शन 2 और धारा 58 बिल्कुल क्लियरली कहती हैं कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के समय में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट है, उसके अंदर भी सेक्शन 5 बोलता है कि आप रास्ते जाम नहीं कर सकते, परंतु इसके अंदर जो देखने वाली बात वो ये है दीपक भाई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस चीज़ की अनुमति दे दी कि भाई आंदोलनकारियों को आंदोलन करने का अधिकार है, तो आशुतोष जी की जो बात है वो ये सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे पूछे, जो न्यायाधीश हैं उनसे पूछे। ये सरकार को सवाल पूछना बनता है, पर जब अगर आप हाथ ही पीछे बांध देंगे तो क्या होगा? और दूसरी बात जी, ये मोबोक्रेसी जो चल रही है, जो भीड़ तंत्र चल रहा है, जैसा कि हिसार में देखा गया कि पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर लेके चढ़ दौड़े, और चाहे वो कैमला गांव की बात हो, वहाँ पे हेलीपैड तोड़ दिया, स्टेज तोड़ दी। उसके बाद जिस प्रकार से FIR दर्ज होती है या उसके बाद जब कार्रवाई करने की बात आती है, तो दोबारा एक किसान आंदोलन जो एक कानूनों के खिलाफ है वो तो एक अलग चीज़ है, पर FIR दर्ज होने के खिलाफ भी एक आंदोलन छेड़ देते हैं, वहाँ पे फिर भीड़ लेके पहुंच जाते हैं। तो ये मोबोक्रेसी का जो कल्चर है वो थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। और तथ्यों के ऊपर देखिए, कोई भी जो भी कोई लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसके अंदर तथ्यों के ऊपर कानून के हिसाब से बात की जाती है। इसके अंदर आप देख लीजिए कि कानून के सही तरफ कौन है और गलत तरफ कौन है, तो ये बातें वाजे हो जाएंगी। विशेष तौर पर जब ये बात कही जाती है कि कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया, अबायंस में है। दूसरी चीज़, सरकार भी 1.5 साल के लिए कानूनों को होल्ड पे डालने के लिए तैयार हो गई है। एक कमेटी जिसके अंदर किसानों के प्रतिनिधि होंगे, जो एग्री एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे, और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। उसके अंदर आपत्ति क्या है मुझे ये समझ में नहीं आती। और जब कानून सरकार की ओर से और केंद्रीय या सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अबायंस में है या रोक लगा दी गई है, तो आंदोलन किस बात का हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये केवल नेतागिरी हो रही है, या इसको अब किसानी आंदोलन कहना भी गलत होगा। अब ये मतलब विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन बन गया है, और अगर राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जा सकती है तो ये भी एक किस्म की राजनीतिक रैली है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन। और इसी सवाल को समित मलिक जी के पास ले जाऊंगा। समित मलिक, राकेश टिकैत ने कहा है 2022 तक नहीं, 2024 तक हम बैठे रहेंगे। 2024 मतलब आने वाला लोकसभा इलेक्शन।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी राजनीति के लिए राकेश टिकैत जैसे लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं सवित मलिक? दीपक जी, ऐसा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आंदोलन आज रात में ही खत्म हो सकता है। अगर कोई भी अवसर किसी को भी दे रही है तो सरकार दे रही है। सरकार तो कई कदम आगे बढ़ी। आप तीनों बिल को वापस लेने की मांग पे अड़े हुए हैं। सबसे बड़ा डेडलॉक वही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है इसके अलावा कोई और सुझाव लाओ, बातचीत के लिए बैठ जाओ। उन्होंने मना थोड़ी किया है। देखो, अभी गोपाल जी कह रहे थे कि हमने बिल सस्पेंड कर दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा ये आरोप लगा रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अवसर आपने ढूंढा है। जब पिछले वर्ष पूरा देश बंद था, संपूर्ण लॉकडाउन था, उस वक्त आप ये बिल लेके आए थे। तो आपदा में अवसर किसने ढूंढा? किसान ने ढूंढा कि सरकार ने ढूंढा अपने उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर? दूसरा, ये बिल तो पूरी प्रक्रिया ये कह रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे तो किसान नहीं बैठ सकता। सरकार हमारे टैक्स के पैसे से बने सड़क को खोद सकती है, उसमें गड्ढे खुदवा सकती है। मलिक साहब क्या बोलते जा रहे हो? नहीं बैठ सकता। मलिक साहब क्या बोलते जा रहे हो? मलिक साहब कोई तथ्यों पर बात करो ना। तथ्यों मलिक साहब कोई तथ्यों पर बात करो। मेरा आपसे निवेदन है, आप क्या बातें कह रहे थे? मतलब सरकार खट्टर जी जो है रोड खोद सकती है। तो सस्पेंडेड है ना, किसी ने जमीन छिनेगी या नहीं छिनेगी ये बताओ। अरे किसके? पहले ये बताओ, जमीन छिनेगी या नहीं छिनेगी ये बताओ। पहले बताओ, इन कानून से जमीन छिनेगी या नहीं छिनेगी ये बताओ। आपके पैसे से नहीं बनी है। पहले ये बताओ कि कानूनों से जमीन छिनेगी या नहीं छिनेगी ये बताओ। जमीन छिनेगी, आपको 1000 बार बता जमीन चुका हूं। छीनी जाएगी या नहीं छीनी जाएगी किसानों को? कौन से क्लॉज में है? कौन से क्लॉज में है? यही तो 1000 बार बता चुके हैं। बना रहे हो आप तथ्यों में बात कर रहे हैं। यही बीमारी है। निरा झूठ, पढ़ के आना सरदार जी, निरा झूठ। अरे ठीक है, जमीन छिनेगी सवाल पर हम आते हैं। जमीन छिनेगी की सवाल पर आते हैं। इसी को हम आशुतोष और राधिका कहना से लेंगे। अच्छा सवाल उठाया रमनीक मान ने, लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक मुलायम सिंह लखनऊ से, मुलायम सिंह यादव जी नहीं, मुलायम सिंह मेरे एक दर्शक है लखनऊ से। मुलायम सिंह जी क्या कहेंगे? क्या किसानों की मांग उचित है? बिल्कुल, किसानों की मांग उचित है। और इस संकट की घड़ी में जब कोरोना पूरे देश में इस कदर फैला हुआ है और लोग मर रहे हैं, तो सरकार को भी ये चाहिए कि वो बिल वापस कर ले। उसके पास भी अभी भी समय है, लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं, 3 साल का सरकार के पास समय है। कोरोना खत्म कर लें, उसके बाद में फिर आगे कर लें। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार कोरोना को फैलने क्यों दिया। सौमित पात्रा जी अभी बात कर रहे थे कि थर्ड वेव आएगी। ठीक है, थर्ड वेव आएगी तो सरकार उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? उससे पहले वैक्सीनेशन सरकार क्यों नहीं करवा रही है? सरकार को उससे पहले वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। और अगर आंदोलन की मांग हो रही है तो उस पर सरकार को ठीक है मुलायम सिंह जी, आपके लिए वक्त इतना। मैं सीधे चलता हूं सवाल लेकर सवित मलिक पर। सवित, मुझे बताइए कहां लिखा है, किस कानून में लिखा है कि किसान की जमीन छिन जाएगी? अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है। रमनीक जी को 1000 बार बता चुका हूं। उसमें लिखा है एसडीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा जो बाध्यकारी होगा, और उसके बाद किसान पर जो जुर्माना लगेगा वो उसका भरना होगा। अगर नहीं भरेगा 5000 रुपए रोज जुर्माना लगेगा। और अगर वो उसको नहीं दे पाएगा भू राजस्व के द्वारा, अब सुनोगे? दोबारा दोहराता हूँ, ये तो बिल्कुल जमीन के ऊपर किसी किस्म का रहन नहीं होगा। जमीन के ऊपर, अरे एसडीएम कानून के बाहर फैसला सुनोगे? कैसी बात करते हो मलिक साहब? अरे कहाँ लिखा है कि जमीन लग जाएगी? कहाँ लिखा है जमीन लग जाएगी? जमीन के ऊपर नहीं है। अरे सुनो, मैं बताता हूँ, 2006 का कानून है, मैं बताता हूँ आपको। 2006 का कानून है, 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान। ये 2006 के कानून में है। इसके कानून में पंजाब मंडीकरण बोर्ड के कानून में। भैया छोड़ो यार, क्यों झूठ फैलाते हो? मंडियां बंद होगी क्या? मंडियां बंद होगी क्या? मंडी बंद होगी क्या? मलिक साहब, ठीक है, मैं इसी सवाल को और अच्छे पर्सपेक्टिव के लिए आशुतोष के पास ले जाता हूँ। आशुतोष, क्या आपने कानून में पढ़ा है कि अगर जिस फॉर्म के साथ जो खेती का समझौता होता है उसके पालन न करने पर अगर कुछ होता है तो जमीन छिन जाएगी? क्या इस कानून के हिसाब से जमीन छिनेगी? आशुतोष, आपने क्या पढ़ा अभी तक? नहीं दीपक, मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है ही नहीं। किसान पहले दिन से 2 मांगे कर रहे हैं जो बहुत स्पष्ट है। तीनों कानून इसी पर तो बवाल है कि हमारी जमीन छिन जाएगी। देखिए, इस पर 10 राउंड की बात ना, इसी पर तो बवाल है कि कानून इसलिए वापस हो क्योंकि जमीन छिन जाएगी। जमीन छिनने का क्लॉज तो मेरे ख्याल से है ही नहीं कहीं।
दीपक इस पूरे मसले पे 10 राउंड की बातचीत सरकार और किसानों के नेताओं के बीच में हो चुकी, 10 राउंड की बातचीत। पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट है, किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस लीजिए, एमएसपी को लीगल करिए। ये 2 डिमांड है। अब इस डिमांड के विचार और उसके अंदर के माइन्यूट पॉइंट्स क्या है, ये मैटर ही नहीं करता है। दूसरा सवाल पूछता हूं, सरकार का कहना है कि वो तीनों कानून वापस नहीं लेगी, किसानों का कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा हम अपना आंदोलन वापस नहीं करेंगे। क्लियर होगा कि जमीन कहीं नहीं जाती। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, रमनीक मान साहब मुझे बोलने दीजिए, सर आपसे मैं दूसरों के बारे में डिस्टर्ब नहीं करता, मुझे कृपया मुझे बोलने दीजिए। तो बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है, बिल्कुल बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने किसानों से बातचीत की है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि सरकार उनकी कई मांगे मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन सरकार अभी तक तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान इस पर अड़ा हुआ है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम आंदोलन वापस नहीं करेंगे। भैया नुकसान होगा तीनों कानून वापस लेने से, 2.5 स्टेट को छोड़ दीजिए, मसला है बाकी 26.5 स्टेटों में लीगलाइज कर दीजिए। ठीक है आशुतोष, रमनीक मान जी एग्री करेंगे आशुतोष से, क्योंकि आशुतोष ने इसका जवाब नहीं दिया कि कानून में कहां लिखा हुआ है कि जमीन छीन जाएगी, क्योंकि कानून में कहीं लिखा ही हुआ नहीं है कि जमीन छीनेगी। मैं बताता हूं, मैं अब नहीं वो आशुतोष जी का क्या है ना कि आशुतोष जी ने बात वो कहनी है जो उनको सूट करती है, बात वो नहीं करेंगे जो तथ्य के आधार पे है। पहली बात मैं बताता हूं और मैं दोहराता हूं, जमीन कहीं नहीं जा रही। दूसरी बात, मंडी कहीं नहीं जा रही, सीएसीपी की प्रथा बादस्तूर जारी रहेगी, एमएसपी मिलता रहेगा। ये 4 बातें हैं। अब आखिरी बात और बताता हूं, ये जितना कुछ हम देख रहे हैं, कानून बना दीजिए, हम भी तो यही कह रहे हैं। कभी जमीन सर, अब मेरा आपसे वही निवेदन है जो आपका मेरे से था, मेरा आपसे वही निवेदन है जो आपका मेरे से था। मुझे कह लेने दीजिए, मेरी बात बुरी लग रही हो तो सर आप उसका जवाब दे दीजिएगा, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं ना आपको। अब मेरा निवेदन ये है कि ये सब गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, पहले जमीन चली जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, ये सब हुआ। अब ये कहते हैं कि साहब जब देखिए, एक सवाल और पूछ लेना आप राकेश बाल्यान से, राकेश बाल्यान को पूछिए कि 4 जून 2020 को जो उसने हिंदुस्तान अखबार को बयान दिया था कि वो बहुत खुश है ऐसे कानून आए, उनके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी वगैरह वगैरह, तो उससे वो पलटे क्यों। दूसरी बात, एक निजी चैनल के ऊपर चर्चा हो रही थी आंदोलन को लेके, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे टेस्टिंग भी करवाएंगे कल से और वैक्सीनेशन भी करवाएंगे कल से। सरकार ने कैंप लगाया, वैक्सीन नहीं कराई लोगों ने, टेस्टिंग तो एक भी नहीं करने दी। ये आखिरी बात में जो आखिरी बिंदु रखने जा रहा हूं वो ये है मेरे भाई कि बिंदुवार चर्चा के लिए अगर आप तैयार हैं और अगर आप इन बातों को लेकर तैयार हैं कि 1.5 साल के लिए कानून बेंच में रहेगा और बुद्धिजीवी लोग जैसे आशुतोष जी हैं, श्वेत मलिक जी हैं या और लोग हैं, वो बैठ जाएं उसमें पैनल में और सरकार के साथ बैठ के चर्चा कर ले। क्योंकि सरकार ने भी, जब अगर आपने कहा है ना कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो सरकार ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि यह कानून किसानों के हित में है। आप 2.5 स्टेट की बात करते हैं, 26.5 स्टेट और है भाई। इसका अगर तमिलनाडु में, केरला में जहां पे एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है या अन्य प्रदेशों में किसानों को लाभ होता है, तो उससे आपके पेट में राधिका खेरा जी कर लेने जी ना बाकियों को लाभ। अगर आपकी कोई लिमिटेड समस्या है उसका राधिका खेरा जी, कांग्रेस के हर प्रवक्ता ने कहा कि जमीन छिन जाएगी, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। मुझे क्लॉज नंबर बताइए, मुझे कानून बताइए, किस कानून के किस क्लॉज नंबर में है कि किसान ने अगर कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया तो उसकी जमीन छिन जाएगी। बड़ा पॉइंटेड सवाल है राधिका खेरा जी। अरे जाने दीजिए, आजादी का आंदोलन, मान साहब रुकिए 1 मिनट, फिर इसका जवाब मैं लूंगा। रोका था ऐसी अग्रवाल साहब से, ऐसे वक्त में इसको भी रोक लीजिए। आजादी से बड़ा आंदोलन तो नहीं है ना भैया आपका। मान साहब रुकिए, प्लीज सवाल राधिका जी से। थोड़ा सा इसके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सिटीजन की भी अपने राइट्स होते हैं पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अपनी जिम्मेवारी समझिए, उन किसान भाइयों के लिए सोचिए जिनके घरों के दिए बुझ गए। आप ठीक है, मान साहब रुक जाइए प्लीज, राधिका जी जवाब। दीपक जी, मैं एक बात जानती हूँ, एक आम नागरिक के तौर पे, एक आम नागरिक अभी आपके शो पे भी आए थे, वो ना मेरी पार्टी से थे ना किसी और पार्टी से थे, और उन्होंने ये बैठ के कहा, मुलायम सिंह जी जो थे, कि ये किसानों के खिलाफ जो 3 बिल हैं और जो किसान के फेवर में नहीं है, सरकार को उन्हें वापस ले लेनी चाहिए। इस आंदोलन में 470 किसानों की शहादत देखी है, 470 लोग एक किसान आंदोलन की शहादत देखी है। क्या राधिका जी, मेरा सवाल ये था ही नहीं। मेरा सवाल था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया तो किसान की जमीन चली जाएगी, छिन जाएगी। ये किस कानून में है, किस क्लॉज में? कानून में ये कहाँ लिखा है दीपक जी की एमएसपी की गारंटी है? आपको याद है ना, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बतौर जब थे गुजरात के, तो ये कहा था, लिखित तौर में लिख के दिया था प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, कि कानूनी गारंटी एमएसपी की होनी चाहिए लिखित तौर पर। आज जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके दिल में ऐसा तो आपने कहा दी
क्यों नहीं राधिका लिख जी के दे 7 रहे? साल तक आपने कहाँ दी? मोदी आप दे जी ने देते ना, लिख के आपके दिया प्रधानमंत्री था थे। अरे हम तो सबसे आपके पहले प्रधानमंत्री थे, सरकार इंप्लीमेंट कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की बातें। हम आपकी बात मान लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया, पर मोदी जी तो विश्व गुरु हैं, मोदी जी से तो बढ़कर कोई नहीं है। आप लोग तो सुबह शाम मोदी जी की भक्ति करते हैं, क्यों नहीं मोदी जी अपनी ही बात मानते? मेरी बात छोड़िए, किसानों की बात छोड़िए, मोदी जी सिर्फ अपनी ही बात क्यों नहीं मान लेते? ये बात मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ, किसान झूठ बोल रहे हैं, यहाँ बैठे हर जना झूठ बोल रहा है। ठीक है, मोदी जी ने तो खुद कहा था कि एमएसपी। ठीक है, अग्रवाल जी जवाब दीजिए। गारंटी होनी चाहिए। देखिए दीपक जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसानों को इसमें ऑब्जेक्शन का पब्लिक नरेशन में इनके नेताओं ने फैला रखी है। एक तो ये जमीन चली जाएगी, जो कि अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह जमीन हटने का कोई क्लॉज नहीं है। डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम के पास, उसमें था शुरू में कि एसडीएम के पास केस जाएगा, लेकिन किसानों ने जब ये मांग की कि नहीं हमें तो कोर्ट का रास्ता चाहिए, तो सरकार ने उसको भी मान लिया, लेकिन स्पेसिफिकली लिख भी दिया साथ में कि जमीन के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई अधिकार नहीं होगा। स्पेसिफिकली इसका किसानों की जमीन का कोई, ये स्पेसिफिकली लिखने को तैयार सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गई। रिटर्न में हमने किसानों को दिया है कि हम ये अमेंडमेंट कर देंगे कि जमीन के ऊपर कोई कानून की लागत उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरी बात है एमएसपी की। एमएसपी के किसानों की समस्या है, एमएसपी उन्हें चाहिए, सरकार एमएसपी देती है। आज 70 साल से एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंतर्गत आता है और इस कानून में एमएसपी को हटाने की कोई बात नहीं है। एमएसपी का लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? एक मिनट, दूसरी बात ये बात है, एमएसपी का लीगल मांगना इन तीनों कानून से कोई मतलब नहीं है हटाने से। एमएसपी का कानून अलग से किसानों को मांगना है, लीगल स्टेटस लाना है, तो उससे ये बात करें। पूरे कागजात में मुझे दिखा दीजिए एमएसपी शब्द कहाँ लिखा हुआ है। आप बस एक चीज बता दीजिए, प्राइवेट मंडी अगर आएगी, प्राइवेट मंडी आएगी तो एमएसपी के स्ट्रक्चर को दिक्कत होगी, क्योंकि प्राइवेट मंडियां जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सरकार ने उसको भी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया है कि आप नहीं चाहते अगर प्राइवेट मंडियां लाना तो स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पावर दे दिया है इसके अंदर कि आप प्राइवेट मंडियों को मत लाइए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड करने को भी तैयार हो गई है, कमेटी बना दी है। तो ये तो तथ्यों पे बात ही नहीं है, तो एमएसपी की बात नहीं है, प्राइवेट मंडियों का परमिशन दे दिया, सस्पेंशन का दे दिया। ठीक है, एक मिनट, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा दर्शकों के पास भी चलूंगा और मेरी बहस यहीं से जारी रहेगी जो सवाल राधिका केरा ने उठाया। ब्रेक के बाद